क्या शेख हसीना की वापसी को लेकर बांग्लादेश में अब हवा बदलने लगी है? पिछले 2 बरस से शेख हसीना हिंदुस्तान में है और इस बात से पहले बांग्लादेश की अंतरिम सरकार खफा थी यूनुस वाली, और फिर तारिक रहमान जो इलेक्शन जीत करके आए, चाहे कितना ही वो फेयर रहा हो या अनफेयर रहा हो, जीत के तो आए। उनकी सरकार ने भी ये सीधे कह दिया है कि प्रधानमंत्री का दिल्ली दौरा तभी हो पाएगा जब शेख हसीना का प्रत्यर्पण होगा। पिछले 2 सालों से लगातार बांग्लादेश शेख हसीना को वापस भेजने की मांग कर रहा है। ये सब सुनकर लगता है कि हसीना के लौटते ही बांग्लादेश में उन्हें जेल होगी और फिर उन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश में एक अदालत ने उन्हें जुलाई अगस्त 2024 में छात्र नेताओं की हत्या के मामले में मौत की सज़ा सुना रखी है। लेकिन जब से शेख हसीना ने खुद बांग्लादेश लौटने का ऐलान किया है, तब से बांग्लादेश से अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं। जो जमात कल तक हसीना को फांसी के फंदे पर लटकता देखना चाहती थी, उसके नायब अमीर यानी वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है कि हसीना के वापस लौटने से हमें कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिए, वो प्रत्यर्पण की बात नहीं कर रहे हैं, हसीना के लौटने की बात कर रहे हैं। बांग्लादेश के स्टार न्यूज़ से बात करते हुए जमात के अब्दुल्ला मोहम्मद ताहिर ने यह तक कह दिया कि अगर अवामी लीग कल को सत्ता में भी आती है तो इससे भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। इतना ही नहीं, वो तारिक जो कह रहे हैं कि हसीना के प्रत्यर्पण से नीचे बात ही नहीं होगी, उनकी ही पार्टी बीएनपी के नेता हसीना की वापसी को लेकर जमात के नेताओं से मिले हैं, मतलब कुछ डिस्कशन चल रहा है। इधर भारत भी बांग्लादेश से अपने संबंध सुधारने में लगा हुआ है। बीते दिनों भारत के विदेश मंत्रालय ने बहुत कोशिश की कि बीती ताही विसारी दे की लीक पर चलते हुए रहमान के लिए दिल्ली में लाल कालीन को अंततः बिछा ही दिया जाए, क्योंकि तारिक बुलाओ योजना में चीन और मलेशिया का आवेदन भारत से पहले स्वीकार हो चुका है। भारत के मामले में भी काम चल रहा था, चीज़ें सुधर रही थी। टूरिस्ट वीज़ा भारत ने चालू कर ही दिया था, अधिकारियों का आना जाना चालू हो गया था। इतने में 5 अगस्त को शेख हसीना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। बांग्लादेश ने पहले ही कहा था कि भारत को इसे रोकना चाहिए, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, भारत ने कहा था कि प्राइवेट फंक्शन है, हम क्या करें। बांग्लादेश की सरकार ने अपने यहाँ मीडिया ब्लैकआउट करवाया। ढाका ट्रिब्यून, प्रथमो आलो, डेली स्टार जैसे बड़े अखबारों में कुछ नहीं छपा, लेकिन इंटरनेट के जरिए कॉन्फ्रेंस का वीडियो बांग्लादेश पहुंच गया। 14 अगस्त को द हिंदू ने खबर छापी कि तारिक रहमान अगस्त के अंत या सितंबर के पहले हफ्ते में भारत आ सकते हैं। इसके 2 दिन बाद बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने सीधे अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर लिख दिया कि कई दिनों से रहमान की दिल्ली यात्रा के लिए प्रयास चल रहे थे, लेकिन हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सब खराब कर दिया। यात्रा के लिए सही माहौल बनाना होगा, और इसकी भारत में खूब चर्चा हुई कि लो अब ढाका भी शर्तें रखने लगा। तो सवाल यह है कि बांग्लादेश में चल क्या रहा है, इसी का जवाब हम खोजने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। अठारह फरवरी को तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उस प्रोग्राम में भारत की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष गए थे ओम बिरला। प्रधानमंत्री मोदी ने ओम बिरला के हाथों रहमान के नाम में खत भी भेजा था और उन्हें भारत आने की दावत भी दी। यानी प्रधानमंत्री बनते ही भारत सरकार की तरफ से रहमान को दिल्ली आने का निमंत्रण दे दिया गया था। ये दिल्ली की तरफ से एक सिग्नल था कि जो हुआ सो हुआ, आइए बैठकर बात करते हैं। वैसे भी हम पड़ोसी एक दूसरे से कितने दिन नाराज चलेंगे। लेकिन अगस्त 2024 में बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद रहमान के लिए तुरंत भारत आना संभव नहीं था। उन्हें भी अपनी लोकल पॉलिटिक्स को दुरुस्त रखना था, जहां एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट पनप गया है। एक तो छात्र आंदोलन के वक्त भारत में जिस तरह उसकी चर्चा हुई, उससे लेकर और फिर जिस तरह हसीना हिंदुस्तान आ गई, उस वजह से भी। जब शेख यूनुस की अंतरिम सरकार का राज था, तभी बांग्लादेश ने हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की थी। तारिक रहमान आए तो उन्होंने मांग दोहराई। भारत सरकार ने कहा कि हम जांच कर रहे हैं, उसके बाद फैसला लेंगे। भारत सरकार ने यही जवाब कई मौकों पर दोहराया है। आखिरी बार 12 अगस्त को भारत ने कहा था कि हम प्रत्यर्पण संधि के मुताबिक इस केस को अभी स्कैन कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, उसके बाद बताएंगे कि क्या डिसीजन है। भारत का दरअसल आग्रह ये है, जो हिंट किया जा रहा है, कि बांग्लादेश जो ये बायलैटरल टाइज हैं, द्विपक्षीय साझेदारी हमारी है, उसको शेख हसीना वाले प्रकरण पर रिड्यूस न कर दे। और इसके लिए ढाका और दिल्ली में बहुत गतिविधि हुई है। चूंकि हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ढाका में बहुत नाराजगी थी, तो 10 अगस्त को ढाका में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी तारिक रहमान से मिले। यहां त्रिवेदी ने एक बार फिर रहमान को परिवार सहित भारत आने का न्योता दिया।
इसी दिन यानी 10 अगस्त को भारत की खुफिया एजेंसी RNAW के प्रमुख पराग जैन ढाका गए। ये मिले तारिक रहमान के रक्षा मामलों के एडवाइजर ब्रिगेडियर जनरल शमशुल इस्लाम से। भारतीय डेलीगेशन में RNAW चीफ के साथ 4 और सीनियर अधिकारी थे। अब कहने को यह आम दौरा कहा जा सकता है क्योंकि दोनों तरफ के इंटेलिजेंस चीफ्स हर 2 साल में एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, लेकिन इस बार रॉ चीफ बांग्लादेश की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के अधिकारियों से भी मिले और वहां के होम मिनिस्टर से भी मिले। इसके एक दिन बाद यानी 11 अगस्त को दिनेश त्रिवेदी दिल्ली आकर पीएम मोदी से मिलते हैं, ढाका में हुई बातचीत को लेकर ब्रीफिंग देते हैं। दिनेश त्रिवेदी ने इस मुलाकात के बाद प्रेस को बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि रहमान जब दिल्ली आए तो उनके लिए यह दौरा यादगार रहे। 14 अगस्त को द हिंदू पर फिर कल्लोल भट्टाचार्य की रिपोर्ट छपती है, जिसमें सूत्रों के आधार पर दावा किया जाता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच बातचीत चल रही है और तारिक रहमान अगस्त के अंत में या सितंबर की शुरुआत में दिल्ली आ जाएंगे। इसी के साथ भारत और बांग्लादेश के संबंधों को पूरी तरह सामान्य मान लिया जाएगा, यानी मई 2025 में बांग्लादेश पर जो ट्रेड बैरियर्स हिंदुस्तान ने लगाए थे वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। गंगा वाटर ट्रीटी के रिन्यूअल पर बात हो जाएगी और दोनों देशों के बीच कुछ एनर्जी डील्स भी होंगी। जाहिर है ये सारी बातें तारिक रहमान के पास भी पहुंच रही होंगी। 17 अगस्त को बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय की तरफ से फिर सोशल मीडिया पर लिख दिया जाता है खुलेआम कि दौरे की बात तो चल रही थी, लेकिन हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सब खराब कर दिया और साथ ही हमें उस्मान हादी के हत्यारे भी वापस चाहिए। सोवरेन इक्वलिटी, नेशनल डिग्निटी, म्यूचुअल बेनिफिट चाहिए, एक दूसरे के मसलों में दखल नहीं चाहिए, हम बांग्लादेश फर्स्ट नीति को मानते हैं, वगैरह वगैरह। 20 अगस्त यानी आज जब राजदूत का एपिसोड रिकॉर्ड हो रहा, तारिक रहमान के विदेश सलाहकार हुमायूं कबीर ने कहा है कि जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए। तारिक रहमान सही वक्त आने पर भारत आएंगे और मीडिया रिपोर्ट्स झूठी हैं। इस महीने रहमान का हिंदुस्तान आने का कोई प्लान नहीं। मतलब जो बात चल रही थी कि रहमान ब्रिक्स समिट में आएंगे, वैसा नहीं भी हो सकता है। भारत के इंटेलिजेंस चीफ्स का ढाका जाना, भारत के हाई कमिश्नर का वहाँ के प्रधानमंत्री से मिलना, फिर प्रधानमंत्री मोदी का रहमान को दोबारा भारत आने का न्योता देना, और इस बीच 18 अगस्त को महिंद्रा, इंडियन ऑयल और गोदरेज समेत भारतीय बिजनेस कम्युनिटी के लोगों का बांग्लादेश जाना। 10 दिन के भीतर यह सब हुआ तो लगा कि भारत 5 अगस्त वाली घटना को उस पर मरहम लगाने की कोशिश कर रहा है। पर इतना सब हो जाने के बाद भी तारिक रहमान की तरफ से भारत यात्रा का कंफर्मेशन आया नहीं है। उल्टा उनके फॉरेन एडवाइजर कह रहे हैं कि जल्दी तो यात्रा नहीं होगी। तो किन वजहों से रहमान भारत नहीं आ रहे हैं? सबसे बड़ी वजह तो शेख हसीना ही है। भले रहमान हसीना पर कितना भी बैलेंसिंग रुख अपना लें, अपनी ज़ुबान से हसीना का नाम न लें, लेकिन बांग्लादेश में जनभावना जो है इस समय हसीना के खिलाफ है। वहाँ का एक तबका अभी भी हसीना को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। छात्रों की जो नई पार्टी है नेशनल सिटीजन्स पार्टी, यानी वहाँ की NCP, वो भी रहमान को धमकी दे रही है कि आप बिना हसीना का मामला सुलझाए अगर भारत चले जाते हैं तो ठीक नहीं होगा। 14 अगस्त को NCP के नेता नाहिद इस्लाम ने ये बात दोहराई भी थी। फिर एक मुद्दा उस्मान हादी के हत्यारों का है। पिछले साल दिसंबर में हादी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी चुनाव प्रचार के दौरान। जो 2 आरोपी थे, इन्हें मार्च 2026 में पश्चिम बंगाल STF ने बनगांव सीमा से गिरफ्तार भी किया था। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों हत्या के बाद मेघालय के रास्ते भारत में दाखिल हुए। पहले भारत ने हादी के हत्यारों के भारत में होने की बात को नकारा था, लेकिन अब हादी के दोनों हत्यारे फैजल करीम मसूद और आलमगीर हुसैन भारत में ही बंद हैं। 10 अगस्त को ये बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने दोनों हत्यारों को बांग्लादेश को सौंपने का अनुरोध किया था। हत्या के आरोपी भारतीय कानून के हिसाब से ये हत्यारोपी कहलाएंगे फिलहाल। फिर एक मुद्दा अमेरिकी प्रेशर का भी है। बांग्लादेश में मौजूद हमारे एक सोर्स का कहना है कि अमेरिका नहीं चाहता है कि रहमान सितंबर महीने में ब्रिक्स समिट के आसपास आए या उसमें हिस्सा लेने आए, इसलिए वो रहमान पर प्रेशर बना रहा है। बांग्लादेश में क्रांति के समय से विदेशी दबाव की बात लिखी जा रही थी। खुद बांग्लादेशी अखबारों में इसका जिक्र आपको हिंट्स में मिल जाएगा। 18 अगस्त को डेली स्टार में पत्रकार पोरिमोल पाल्मा का एक लेख छपा जिसका टाइटल है तारिक्स विजिट इंडिया टर्न टू रिस्पॉन्ड। इसमें पोरिमोल लिखते हैं कि बांग्लादेश के अमेरिका, चीन और भारत तीनों देशों के साथ में स्टेक्स हैं। अमेरिका के साथ में ट्रीटी है, चीन के साथ कई प्रोजेक्ट्स हैं और भारत के साथ 50 नदियां हम साझा करते हैं। आप इनमें से किसी को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसलिए समझदारी इसी में है कि हम सबको साथ लेकर चलें। इसी विदेशी प्रभाव पर बांग्लादेश में एक और बात चलती है, वो ये कि बांग्लादेश सरकार में अमेरिका के दबाव में ही
खलीलुर रहमान को विदेश मंत्री बनाया गया है। खलीलुर रहमान को अंतरिम सरकार में भी एडवाइज़र बनाया गया था। चुने हुए नेता नहीं हैं, टेक्नोक्रेट हैं। अधिकांश करियर उनका विदेश में रहा है, लेकिन जुलाई 2025 में जब बांग्लादेश में हालत ख़राब हुई तो उन्हें एडवाइज़र बनाया गया। नई सरकार में वो इकलौते व्यक्ति हैं जिन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बांग्लादेश में एक धड़ा है जो कहता है कि खलीलुर रहमान यूएस के थोड़ा करीब हैं। बात जो भी हो, सच्चाई यही है कि तारिक रहमान ने फिलहाल तो भारत की तरफ से मुंह फेर रखा है। भले ही वो खुद भारत आने की मंशा रखते हों, लेकिन बहुत जल्दी तो ये विजिट होते दिख नहीं रही है। अब इस पूरी सिचुएशन में भारत के हाथ में क्या है? एक हुक्म का इक्का, और वो है गंगा वाटर ट्रीटी, जो इसी बरस दिसंबर में एक्सपायर हो रही है। 12 दिसंबर 1996 को भारत और बांग्लादेश के बीच ये संधि हुई और इसकी मियाद 30 साल रखी गई थी। इसके तहत पश्चिम बंगाल में बना फरक्का बैराज जो है, वहाँ से गंगा के पानी को बांटा जाता है दोनों देशों में। संधि के मुताबिक अगर फरक्का पर गंगा का प्रभाव 70,000 क्यूसेक या उससे कम है तो भारत और बांग्लादेश को आधा आधा पानी मिलता है। अगर प्रवाह 70,000 से 75,000 क्यूसेक के बीच है तो बांग्लादेश को 35,000 क्यूसेक मिलता है और बाकी पानी भारत को। और अगर पानी 75,000 क्यूसेक से ज़्यादा है तो भारत को 40,000 क्यूसेक और बाकी पानी बांग्लादेश को मिलता है। बांग्लादेश चाहता है कि ये ट्रीटी लगभग जस की तस एक्सटेंड हो जाए, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी की तरह बांग्लादेश से हुई जो गंगा वाटर ट्रीटी है उसको लेकर भी भारत में राय अब बदल रही है। सिंधु जल संधि को लेकर लंबे वक्त से भारत में राय थी कि इसमें भारत का नुकसान है। इसी तरह अब गंगा वाटर ट्रीटी को लेकर कहा जा रहा है। केंद्र और बिहार में एनडीए की साझेदार पार्टी है जेडीयू। इसके राज्यसभा सांसद संजय झा ने 20 अगस्त को टाइम्स ऑफ इंडिया में इसी विषय पर एक आर्टिकल लिखा है, कुछ जगह हिंदी में भी छपा है। इसमें वो दलील देते हैं कि गंगा वाटर ट्रीटी से बिहार में गंगा के पानी की कमी हो रही है। जब ये ट्रीटी साइन की गई थी उस वक्त बिहार की जनसंख्या 7 करोड़ के करीब थी, अब 13 करोड़ है। फिर बिहार को 2000 क्यूसेक पानी की ज़रूरत है, जबकि उसको सिर्फ 900 क्यूसेक पानी मिल रहा है। गाद की समस्या की बात भी वो करते हैं कि फरक्का की वजह से सिल्टिंग हो रही है पूरे बिहार में और बाढ़ की समस्या आ रही है। संजय झा का ये भी कहना है कि लीन सीजन में, माने गर्मियों के दिनों में, गंगा में पानी 14,000 क्यूसेक के करीब ही रह जाता है। ऐसे में जब फरक्का से पानी बांग्लादेश छोड़ा जाता है तो बिहार का हक मारा जाता है। इसलिए भारत को सोच समझकर ही इसे आगे बढ़ाने पर निर्णय लेना चाहिए। तो यहाँ से गंगा वाटर ट्रीटी को लेकर पॉलिटिक्स की आप औपचारिक शुरुआत मान सकते हैं। अगर ये मामला बड़ा होता है तो सरकार दिसंबर में जो भी करेगी उसे इस बात का ध्यान रखना पड़ सकता है कि बिहार में क्या सेंटिमेंट है। जैसे आप याद कीजिए कि ममता बनर्जी के विरोध के चलते तीस्ता जल संधि नहीं हो पा रही थी, उसी तरह बिहार में विरोध के स्वर गंगा वाटर ट्रीटी को प्रभावित कर सकते हैं। यही वो चीज़ है जिसके लिए तारिक सारी चीज़ें छोड़कर दिल्ली आएंगे। यानी दिसंबर से पहले तारिक रहमान के भारत आने के चांसेस हैं। दिसंबर ही वो महीना है जिसमें शेख हसीना ने बांग्लादेश वापस जाने की इच्छा जताई है। देखना होगा कि शेख हसीना भारत बांग्लादेश संबंधों के आड़े कब तक आती हैं और क्या, जैसे हमने शुरू में जिक्र किया, हसीना की वापसी के लिए बांग्लादेश के भीतर से कोई सेफ ऑप्शन निकल आता है। क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो सांप भी मर जाएगा और भारत की लाठी भी नहीं टूटेगी। तो आने वाले दिन बहुत दिलचस्प होने वाले हैं। जो भी अपडेट्स होंगे आपको राजदूत में देखने को मिल जाएंगे। चलते चलते आपको एक अपडेट भी देते हैं जो बांग्लादेश से आज ही आया है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन की जगह अब मिर्ज़ा फ़खरुल इस्लाम आलमगीर वहाँ के राष्ट्रपति होंगे। इन्होंने चुनाव जीत लिया है और चुनाव जीतने के लिए इन्होंने हराया है विपक्ष के कैंडिडेट ओली अहमद को। इसी के साथ आज का राजदूत समाप्त होता है। इसे साजिद के साथ मिलकर के लिखा गया है और सर्वेश ने इसे रिकॉर्ड किया है। आप देखते रहिए खबर गाँव।